नमस्कार, एससीजे लाइव में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग विकास चैप्टर 1 इकोनॉमिक्स का क्लास 10th का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आए हुए हैं। तो आप मेरे साथ प्रैक्टिस कर ही रहे हैं। तो अभी भी इस वीडियो जब आप देख रहे हैं तो कॉपी कलम लेके आप बैठे होंगे और आप नंबरिंग करके हमारे साथ एनालिसिस कर रहे होंगे कि आपका रिवीजन कितना बूस्ट अप हो पाया। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, सामान्यतः किसी देश का विकास किस आधार पर निर्धारण किया जाता है? अगर हम देखें तो किसी देश का विकास डेवलपमेंट, किसी देश का विकास जो है वो किस आधार पर निर्धारण करता है? यानी वो देश विकास किया या नहीं किया, ये कैसे तय होता है? प्रति व्यक्ति आय से, लोगों की स्वास्थ्य की स्थिति से, औसत साक्षरता दर से। तो देखिए, प्रति व्यक्ति आय से तो होता ही होता है विकास का निर्धारण। लोगों का स्वास्थ्य का स्थिति, स्वास्थ्य अगर बेहतर रहेगा तो विकास ज्यादा अच्छा होगा। औसत साक्षरता दर, अगर एजुकेशन बढ़िया रहेगा तब भी विकास बेहतर होगा। यानी इसका आंसर हम लोग डी की तरफ जाएंगे, जिसका है इनमें से सभी। ठीक है, आगे। निम्नांकित पड़ोसी देशों में से मानव विकास के लिहाजा से किस देश की स्थिति सबसे बेहतर है? यानी कह रहा है कि हमारे जो पड़ोसी देश हैं, 4 पड़ोसी देश का नाम दिया हुआ है, चारों पड़ोसी देश में हमसे बेहतर विकास दर किसका है? देखिए, इसमें श्रीलंका आंसर है, लेकिन हाल के दिनों में श्रीलंका की स्थिति बहुत खराब है। तो फिलहाल ये किताब पुरानी ही लिखी हुई थी, इसलिए श्रीलंका की तरफ जाएंगे। लेकिन अगर हाल के दिनों में देखेंगे तो ये चारों देश हमसे खराब ही स्थिति में ही है। बाकी अभी आप एनसीईआरटी किताब में ये कुछ बदलाव तो नहीं हुआ, इसके लिए तो आप श्रीलंका ही लगाएंगे। ठीक है। वे देश जिसकी प्रति व्यक्ति आय खाली स्थान कम है उसे निम्न आय वर्ग वाला देश कहलाता है। यानी कौन सा देश, मतलब वे देश जिसकी प्रति व्यक्ति आय, यानी ये कह सकते हैं इस सवाल को कि निम्न आय वर्ग वाला देश कौन कहलाता है? जिसका प्रति व्यक्ति आय $955 हो, $1200 हो, $12.056 हो या $1800 हो, ये निम्न आय वर्ग वाला देश कौन कहलाता है? तो जिस देश का आय $955 हो, वो 955, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। सवाल नंबर 4, शिशु मृत्यु दर किस बात का सूचक है? शिशु मृत्यु दर यानी बच्चों का मृत्यु होना किस बात का सूचक है? 7 अथवा अधिक आयु के साक्षर जनसंख्या से। तो मृत्यु की बात हो रही है, तो साक्षर जनसंख्या की तो बात हो ही नहीं सकती है, ये गलत है। किसी वर्ष पैदा हुए 1000 जीवित बच्चों में से 1 वर्ष की आयु से पहले मर जाने वाले बच्चों की संख्या, तो यही सही होगा। यानी एक साल में अगर 1000 बच्चे पैदा हो रहा है और एक साल के दौरान जिन बच्चों की मृत्यु हो जा रही है, जिन बच्चों की मृत्यु हो जा रही है, वे शिशु मृत्यु दर कहलाएंगे, शिशु मृत्यु दर में कैलकुलेट होंगे। ठीक है। जैसे उदाहरण के लिए मान लेते हैं कि अगर एक साल में 1000 बच्चों में से एक साल के दौरान 10 बच्चों की मृत्यु हो गई, तो उस साल की शिशु मृत्यु दर जो है वो 10 है। ठीक है। आगे सवाल नंबर 5, भूमिहीन ग्रामीण मजदूर के लिए निम्नांकित में से कौन सा लक्ष्य हो सकता है? भूमिहीन ग्रामीण मजदूर के लिए निम्नलिखित में से कौन सा लक्ष्य हो सकता है? किसके लिए? विकास के लिए। किसके लिए? विकास के लिए। यानी विकास, डेवलपमेंट, विकास की। ठीक, हर मनुष्य चाहता है डेवलपमेंट के लिए। आप वर्तमान में चुनाव खत्म हुआ है, चुनाव का मुद्दा ही विकास था, डेवलपमेंट, विकास। लेकिन अलग मैटर है इस चीज का कि हर एक पार्टियां, हर एक नेता हमारे लिए विकास के वादे करते हैं और विकास दूर दूर तक नहीं दिखती है। हम लोग 21वीं सदी में जी रहे हैं, आज भी कई इलाकों में पुल नहीं है, पुलिया नहीं है, रोड नहीं है, ग्रामीण क्षेत्रों में पानी की स्थिति खराब है। तो एक भूमिहीन किसान, समझिए सवाल को, अगर आप सवाल को समझिएगा तभी इसका आंसर ऑप्शन का टिक लगा पाइएगा, नहीं तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपको उलझा के रख देगा। भूमिहीन ग्रामीण मजदूर, जो ग्रामीण भी है और उसके पास भूमि नहीं है, वो क्या चाहेगा? तो पहला, उसकी फसलों के लिए उच्च समर्थन मूल्य। अब उसके पास खुद का जमीन नहीं है तो फसल कहां से उगाएगा और उच्च समर्थन मूल्य कहां से प्राप्त करेगा? यानी एमएसपी का बात कर रहा है। तो ये कहां से प्राप्त करेगा जब फसल ही अपना नहीं है? तो क्यों सोचेगा इसके बारे में? नहीं सोचेगा।
वे बच्चों को विदेश में बसा सके। अब भाई खाने का लाला है, खाना नहीं को मिल पा रहा है तो बच्चा का विदेश में कहाँ बैठाएगा, ये भी सही नहीं है। बेहतर मजदूरी, तो ये चाहेगा बेहतर मजदूरी मिले, यानी हमें मजदूरी भी प्रतिदिन मिल जाए, डेली मजदूरी भी मिल जाए, अच्छा मजदूरी भत्ता मिले यानी जो मजदूरी में पैसा मिले वो अच्छा मिले, 200 मिल रहा हो तो 400 हो जाए, 500 हो जाए, 600 हो जाए, इस तरह की गतिविधियां हो जाए, लेकिन प्रतिदिन भी मिले और अच्छा मजदूरी भत्ता मिले, ये हमेशा चाहेगा ग्रामीण मजदूर किसान। तो बेहतर मजदूरी ये एक उसका सही जवाब है। आइए आगे देखते हैं। सवाल नंबर 6, वर्ष 2000 में भारत की प्रति व्यक्ति आय कितनी थी? देखिए आपको किताब में वर्ष 2000 और 2011 तक के डाटा को ही पढ़ने मिलेगा। क्यों? आप सवाल पूछ सकते हैं, क्योंकि 2021 में जनगणना होनी थी और मोदी सरकार की अचीवमेंट है कि 2021 में जनगणना नहीं करवाई गई और 2024 खत्म होने को है। पता नहीं, अभी तक तो कोरोना हम लोग को दिख नहीं रहा, आपको दिखता होगा तो आप बता सकते हैं। जबकि कोरोना काल में टाला गया था कि इसमें, चलो ठीक है, कोरोना काल के लिए तो किस तो था, टाला गया था, अच्छी बात है। लेकिन 21 से 24 तक कई सारे चुनाव कराए गए जिसमें काफी भीड़ थी और जनगणना जो घर घर जाके होती है वो नहीं कराएगी। क्या मंशा है वो तो सरकार ही जानेगी, लेकिन इसलिए आपको जब भी कभी किताब में देखने को मिलेगा तो 2011 तक का ही डाटा मिलेगा और आप 2011 तक के डाटे में ही कैलकुलेशन कीजिएगा, आगे के डाटा बोलने का जरूरत नहीं है। जब भी पूछेगा भारत की जनसंख्या कितनी है तो 2011 के अनुसार बताइएगा 121 करोड़, ठीक है। वैसे अनुमानित 145 करोड़ अभी जनसंख्या हो गई है। सवाल क्या कह रहा है? वर्ष 2000 में भारत की प्रति व्यक्ति आय कितनी थी? तो वर्ष 2000 में प्रति व्यक्ति आय जो है वो 16,500 थी। ये पर ईयर का बात होती है, ठीक है। तो वर्ष 2000 में भारत की प्रति व्यक्ति आय जो है वो 16,500 रुपया था। अगर इसको मंथ में डिवाइड कर पाइएगा तो आप कर ले सकते हैं। निम्न में से कौन सा देश विकास के संदर्भ में सर्वोत्तम है? निम्न में कौन सा देश विकास के संदर्भ में सर्वोत्तम है? हमने पहले ही बताया था कि ये डाटा अभी के परिप्रेक्ष्य में तो गलत है, क्योंकि श्रीलंका ही आंसर होगा इसका, और श्रीलंका का हालत अभी बद से बदतर हो चुका है। जब वहां की सरकार को वहां से भागना पड़ा था, अभी भारत सरकार उसे चावल मुहैया करा रही है, खिला रही है, फ्री ऑफ कॉस्ट खिला रही है, इसलिए कि चाइना वहां आके कब्जा ना कर ले। अगर चाइना वहां आके कब्जा कर लेगा तो भारत के लिए बहुत बड़ा नुकसान होगा। इसलिए सरकार कोरोना में वैक्सीन भी दिया फ्री, चावल भी दे रही है, दवा भी बहुत सारा मुफ्त दिया जा रहा है, लेकिन किताब के संदर्भ में इसका आंसर श्रीलंका ही होगा। सवाल नंबर 8, मानव विकास सूचकांक को खाली स्थान प्रदर्शित करता है। मानव विकास सूचकांक को कौन प्रदर्शित करता है? लोगों का संपूर्ण विकास, उत्तम शिक्षा प्रणाली, स्वास्थ्य विकास, इनमें से कोई नहीं। तो लोगों का संपूर्ण विकास, ये मानव विकास सूचकांक HDI जिसको बोलते हैं, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, HDI, ठीक है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, लोगों का संपूर्ण विकास। अगर लोग संपूर्ण रूप से विकास करेंगे तभी तो वो बेहतर से बेहतर अपने आप को डेवलप कर पाएंगे। तो कौन प्रदर्शित करता है? लोगों का संपूर्ण विकास से जो है मानव विकास सूचकांक बनता है। सवाल नंबर 9, निम्नांकित में से कौन सा अल्प विकसित देश है? अल्प विकसित देश किसे कहते हैं? जिसका विकास कम हुआ है, यानी विकसित देश के, यानी कि सिंपल सी भाषा में कहें तो विकासशील देश, ठीक है। इसको कंफ्यूज करने के लिए अल्प विकसित देश लिख दिया गया है। इसको हम लोग क्या कर सकते हैं? विकासशील देश भी कह सकते हैं, ठीक है। विकासशील देश यानी कौन सा देश जो है वो विकासशील देश की श्रेणी में आता है? भारत आता ही आता है, चीन ये भी आता है, बांग्लादेश ये भी आ रहा है, इनमें से सभी, तो इसका आंसर होगा इनमें से सभी, क्योंकि ये तीनों का तीनों आ रहा है, ठीक है। आगे सवाल नंबर 10, निम्नांकित में से किस देश में विश्व के 15% से प्लस के आयु के समूह के अनपढ़ जनसंख्या का आकार बहुत बड़ा है? ये बहुत दुखद सवाल है। फिर भी चलिए, भारत में इसकी, भारत तो ये नहीं है लेकिन
चलिए जान दी क्या कह रहे हैं सवाल कि निम्नांकित में से कौन सा देश है, 4 देश है, इनमें से 15 प्लस आयु यानी 15 से ऊपर के आयु वाले समूह में अनपढ़ जनसंख्या का आकार बहुत ज्यादा है, यानी अनपढ़ लोग बहुत अधिक है। भारत में जब से सर्व शिक्षा अभियान आया है तब से हमारे पास तो अनपढ़ लोग तो नहीं है, लेकिन बेहतर एजुकेशन हमारे देश में भी नहीं है। हम साक्षर हुए हैं, हमारे लोग पढ़े लिखे हैं, 8वां तक यानी 1 to 8 तक का फ्री क्लासेस हैं, सब कुछ फ्री मिलती है और सभी लोग स्कूल में अपने लिए साक्षर मतलब नाम लिखने पढ़ने सीख ही जाते हैं, तो हम लोग अनपढ़ श्रेणी में नहीं आते हैं। इस श्रेणी में जो है बांग्लादेश आता है। कौन आता है? बांग्लादेश। सवाल नंबर 11, मानव विकास रिपोर्ट किसके द्वारा पेश की जाती है? ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। मानव विकास रिपोर्ट जो है यूएनडीपी यूएनडीपी के द्वारा पेश की जाती है। यूएनडीपी, ठीक है, यूएनडीपी के द्वारा पेश की जाती है। सवाल नंबर 12, मानव विकास रिपोर्ट देश के तुलना में किस आधार पर की जाती है? मानव विकास रिपोर्ट की मानव विकास रिपोर्ट देशों की तुलना में किस आधार पर की जाती है? यानी मानव विकास रिपोर्ट में जो है देश का तुलना कैसे किया जाता है, कौन देश बेहतर है कौन देश खराब है? तो स्वास्थ्य के आधार पर की जाती है, शिक्षा के आधार पर भी की जाती है और प्रति व्यक्ति आय के आधार पर की जाती है। इसका आंसर होगा डी नंबर, इनमें से सभी यानी स्वास्थ्य, शिक्षा और प्रति व्यक्ति आय के आधार पर। सवाल नंबर 13, नवीकरणीय साधन का उदाहरण है। सवाल नंबर 13 क्या है? नवीकरणीय साधन का उदाहरण है कोयला, पेट्रोल, भूमिगत जल, इनमें से सभी। देखिए नवीकरणीय संसाधन और अनवीकरणीय संसाधन, दो संसाधन ऐसे होते हैं जो पुनः प्राप्त किए जा सकते हैं और जो पुनः प्राप्त नहीं किए जा सकते हैं। तो इसमें देखिए कोयला, पेट्रोल, भूमिगत जल, इनमें से सभी। तो कोयला तो नष्ट होने वाला है, पेट्रोल भी नष्ट होने वाला है, भूमिगत जल इसमें आंसर होगा। सवाल नंबर 14, लोगों के विकास के लक्ष्य खाली स्थान होते हैं। लोगों के विकास के लक्ष्य समान होते हैं, भिन्न या परस्पर विरोधी होते हैं, अपरिवर्तित होते हैं या इनमें से कोई नहीं होते हैं। तो आपको पता है लोगों के लक्ष्य भिन्न भिन्न होते हैं और विरोधी भी होते हैं। कुछ लोग जब डेवलप करते हैं तो कुछ लोग उसे विरोध में खड़े हो जाते हैं। आपका विकास देखिए गांव घर में, हमारे क्षेत्र में, आपके क्षेत्र में कहावत है, आपके पास एक छोटा सा घर है इससे परेशानी नहीं है, आपके बगल वाला जो है 10 तल्ला खड़ा कर रहा है उससे आपको परेशानी है। तो यानी वो परस्पर विरोधी है, जबकि ये आपको नहीं करना चाहिए। एक एजुकेशन पर्सन से कोई मतलब नहीं। हम आप अपने घर में एक रोटी बनाने का पैसा कमा पा रहे हैं तो उसे 2 रोटी कैसे बना पाए इसके बारे में बात करनी चाहिए। खैर आप एजुकेट हो रहे हैं तो हम लोग ऐसा करेंगे, ऐसी आशा है। वे देश जिसकी 2017 में प्रति व्यक्ति आय $12,556 प्रति वर्ष या इससे अधिक थी, वह देश निम्न में से किस श्रेणी के अंतर्गत होगा? वह देश जो प्रति व्यक्ति आय $12,056 प्रति वर्ष था, कब? 2017 की बात कर रहा है। वो निम्न में से किस श्रेणी के अंतर्गत आ जाता है? तो वो विकसित देश की श्रेणी में आ जाता है। किस देश की श्रेणी में आ जाता है? विकसित देश की श्रेणी में। अब आप ये जान सकते हैं कि भारत इस श्रेणी में नहीं आता है, इसका मतलब हमारी आय इससे भी कम है प्रति व्यक्ति आय। सतत विकास का उद्देश्य क्या है? सतत विकास का उद्देश्य है विकास केवल अपने लिए नहीं, विकास केवल दूसरों के लिए ये भी नहीं, यानी अपने लिए विकास नहीं, दूसरों के लिए विकास नहीं, विकास वर्तमान के लिए और आने वाली पीढ़ी के लिए। हाँ, सतत विकास का मतलब ऐसा डेवलपमेंट करें, इस तरह से डेवलपमेंट करें कि अपना तो डेवलपमेंट हो ही, आने वाले पीढ़ी को भी कुछ बचा रहे। ऐसा नहीं है कि आने वाले पीढ़ी को पूरी तरह इग्नोर करते चलें और जब ये पीढ़ी हमारे पास आए तो वो पानी, वायु, किसी और चीज की तरह। सवाल नंबर 17, निम्नांकित में से किस राज्य की साक्षरता दर सबसे अधिक है? इसमें आप बिना देखे केरल को लगाएंगे। जब भी साक्षरता दर की बात करेगा तो आप केरल को लगाएंगे, ठीक है। यदि एक देश की, सवाल नंबर 18, यदि एक देश की प्रति व्यक्ति आय 500 रुपया है और उसकी जनसंख्या 5000 रुपया है तो उस देश की कुल आय निम्न में से कितनी होगी? यानी अगर एक देश की जनसंख्या, एक प्रति व्यक्ति आय जो है 500 रुपया है और अगर उसकी जनसंख्या 5000 है
तो उस देश की प्रति व्यक्ति आय उस देश की कुल आय कितनी होगी, कुल पूछ रहा है। प्रति व्यक्ति पूछता तो हम लोग तो दिया हुआ है ना, कुल आय पूछे तो गुना कर देंगे, ठीक है। तो इसका आंसर आप गुना करके निकाल सकते हैं, 5000 गुना 500 यानी 25 पर 3 दो 5 0 1 2 3 4 5 0, ये कहाँ है तो ए नंबर में है, ठीक है। और अगर पूछता प्रति व्यक्ति या जनसंख्या सिर्फ दिया हुआ होता तो डिवाइड करके निकालते, ये आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। सवाल नंबर 19, यूएनडीपी के अनुसार किसी देश के विकास को आंकने का आधार निम्नांकित में से कौन सा है। यूएनडीपी के अनुसार किसी देश को आंकने का आधार निम्नांकित में से कौन सा है। तो यूएनडीपी ने किसी एक आधार को नहीं चुना था, उसने तीनों आधार को चुना था, लोगों के आय को भी यानी प्रति व्यक्ति आय को भी, साक्षरता दर को भी और स्वास्थ्य स्तर को, यानी इनमें से सभी, ये हो जाएगा इनमें से सभी। सवाल नंबर 20, विश्व बैंक की विकास रिपोर्ट 2017 के अनुसार कितनी थी, यानी क्या थी। विश्व बैंक की विकास रिपोर्ट जो 2017 के अनुसार क्या थी। वे देश जिसकी प्रति व्यक्ति आय 12,056 प्रति डॉलर है उसे अधिक समृद्ध देश कहेंगे, एकदम कहेंगे, ठीक है। ये तो कहा गया था विश्व बैंक के रिकॉर्ड के अनुसार कि 2017 के अनुसार कि 12,056 डॉलर से अधिक अगर हो या उतना हो तो वे देश विकसित देश कहलाएंगे। दूसरा क्या कहा था, वे देश जिसकी प्रति व्यक्ति आय 995 डॉलर प्रति वर्ष से कम हो उसे निम्न आय वाला देश कहेंगे। तो ये दोनों स्टेटमेंट सही है, तो सी में दिया हुआ ए और बी दोनों, यानी ये दोनों चीज कहा गया था। क्या कहा गया, ध्यान से समझें। जिस देश की प्रति व्यक्ति आय 12,056 डॉलर से अधिक होगा वो विकसित देश वाले श्रेणी में देश आएगा, और जो 995 डॉलर प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष होगा वो अल्प विकसित यानी विकासशील देश की श्रेणी में आएगा। सवाल नंबर 21, इनमें से कौन भावी पीढ़ी के कल्याण को परिभाषित करता है। भावी पीढ़ी यानी आने वाले पीढ़ी के बारे में कौन बात करता है। आर्थिक विकास नहीं तो खुद का विकास होगा, समृद्धि डेवलपमेंट ही होगा किसी ना किसी रूप में। धारणीय विकास जो है भावी पीढ़ी के बारे में बात करता है, जो हम अगर विकास करेंगे तो सतत रूप में किसी दूसरे पीढ़ी के लिए जो है हमारे विकास को लेके चलेगा और वो डेवलपमेंट उसके लिए दिखे। जैसे एक पेड़ लगाया गया तो हो सकता है 2 पीढ़ी काम कर सकता है, वो पेड़ हम लगाएंगे, फल हम भी खाएंगे, आने वाला पीढ़ी भी फल खाएगा, तो वो धारणीय विकास के अंतर्गत आ सकता है। किसी देश की राष्ट्रीय आय की कुल जनसंख्या के भाग देने पर निम्नांकित प्राप्त होता है। देखिए अभी बताए थे पहले ऊपर में कि डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, प्रति व्यक्ति आय प्राप्त करेंगे। क्या होगा तो प्रति व्यक्ति आय प्राप्त करेंगे, यानी राष्ट्रीय आय अगर 500 रुपया है और उस देश की जनसंख्या 50 है तो प्रति व्यक्ति आय कितना हो जाएगा तो 10, यानी 10 रुपया पर डे पर व्यक्ति कमा रहा है, पर डे नहीं पर ईयर। एक अमीर परिवार की लड़की के लिए विकासात्मक लक्ष्य क्या हो सकता है। देखिए अब भी आप कंफर्म है अमीर परिवार की लड़की है तो उसके लिए विकासात्मक लक्ष्य क्या होगी, अधिक दिनों तक काम मिले। भाई काम क्यों करेगी, वो अमीर है तो भाई उसके भाई को जितनी स्वतंत्रता मिलती उसको स्वतंत्रता मिले, देख लेते हैं क्या होता है। बेहतर मजदूरी मिले, नहीं। अधिक बिजली प्राप्त हो, ये भी नहीं, यानी ये बी नंबर, क्योंकि बात किसका हो रहा है, अमीर परिवार की लड़की का। तो हो सकता है लड़का को ज्यादा स्वतंत्रता मिल रहा हो, बहन को कम स्वतंत्रता मिल रही हो, तो वो जरूर चाहेगी इस बात को कि मेरे भाई को जितना स्वतंत्रता मिलता है वो स्वतंत्रता हमें भी मिले। सवाल नंबर 24, निम्नांकित में से ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। कोयला मुख्य स्रोत है ऊर्जा का, पेट्रोलियम, विद्युत, इनमें से सभी। कोयला, पेट्रोलियम, विद्युत, इनमें से सभी। देखिए तीनों ऊर्जा का मुख्य स्रोत है तो इनमें से सभी की तरफ जाएंगे। अगर ऑप्शन नहीं हो तो कोयला की तरफ जा सकते हैं, मगर दोनों ऑप्शन ना हो तो यहां इनमें से सभी की तरफ जाएंगे, ठीक है। 25 नंबर सवाल, भारत की राष्ट्रीय आय का मुख्य स्रोत क्या है। तो भारत की राष्ट्रीय आय का मुख्य स्रोत जो है वो कृषि क्षेत्र है, सेवा क्षेत्र है, उद्योग क्षेत्र है या व्यापार क्षेत्र है। तो देखिए राष्ट्रीय आय का मुख्य स्रोत जो है भारत में कृषि क्षेत्र है, ठीक है, लेकिन वर्तमान दौर में सेवा क्षेत्र भी देखने को मिल रहा है। तो अगर ये ऑप्शन हल्का सा कंफ्यूजनेबल ना दे तो अगर सिर्फ सेवा क्षेत्र हो तो लगा के निकल सकते हैं, लेकिन यहाँ कृषि क्षेत्र भी दिया हुआ है
तो कृषि क्षेत्र हम लोग लगाएंगे इसमें, ठीक है। किसे करेंगे? तो कृषि क्षेत्र। आर्थिक विकास के अंतर्गत सम्मिलित लक्ष्य है। आर्थिक विकास के अंतर्गत सम्मिलित लक्ष्य है नियमित रोजगार, स्वतंत्रता, बेहतर मजदूरी या इनमें सभी। आर्थिक विकास के अंतर्गत क्या क्या सम्मिलित होता है? नियमित रोजगार। देखिए आर्थिक विकास कब होगा? जब रोजगार बेहतर मिलेगा, यानी नियमित मिलेगा। अगर डेली रोजगार मिल जाता है, अच्छा काम मिल जाता है। झारखंड की स्थिति क्यों खराब है? क्योंकि यहाँ रोजगार की उपलब्धता कम है। यहाँ रोजगार जो उपलब्ध भी है, वो दूसरे राज्य के लोग भी आके कर ले रहे हैं। यानी हमारी सरकार हमें नियमित रोजगार नहीं दे पा रही है। इसलिए झारखंड दुनिया का सबसे समृद्ध राज्य होने के बावजूद गरीब है। अगर हम देखें हमारे पास धन, हमारे पास संसाधन के हिसाब से, तो हम लोग अमेरिका जैसे देश से भी समृद्ध हैं। हमारे पास जितना कोयला है, अब्रक है, यूरेनियम है और कई तरह के भंडार हैं, उसका पैसा अगर सिर्फ झारखंड को मिल जाता है तो। लेकिन यहाँ की सरकारें एक नीतिगत बदलाव नहीं कर पाई है, जिस कारण से नियमित रोजगार नहीं मिल पा रहा है। यही कारण है कि हमारा आर्थिक विकास ठीक नहीं हो रहा है। सवाल नंबर 27, भारत में के किस राज्य में गरीबी का प्रतिशत सबसे अधिक है? तो इसका आंसर आप जानते ही होंगे। हम्म भारत के किस राज्य में गरीबी का प्रतिशत सबसे अधिक है? छत्तीसगढ़, उड़ीसा, मणिपुर या बिहार? ये ऑप्शन कंफ्यूजन वाला है। छत्तीसगढ़ हो सकता है या बिहार हो सकता है। तो अभी हम लोग फिलहाल छत्तीसगढ़ की तरफ चलेंगे। एक बार इसे हम रीड आउट करके देख लेंगे। ऐसे आप छत्तीसगढ़ रखें क्योंकि निम्न में से दिया हुआ है, तो 4 ऑप्शन दिया हुआ इसलिए। लेकिन अगर सिर्फ सिर्फ पूछता कि किसका स्तर खराब है, तो बिहार का स्तर खराब है। लेकिन यहाँ छत्तीसगढ़ लेके चलेंगे, ठीक है। एक बार इसको एक बार हम लोग फिर से इसे देख लेंगे क्या सही होना चाहिए बाद में, ठीक है। कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करेंगे, अगर आपको आता है तो इसका आंसर आप जरूर कमेंट करें, पिन करें। वैसे छत्तीसगढ़ या बिहार, ठीक है। अगर बिहार ऑप्शन ना हो तो छत्तीसगढ़ तो कंफर्म होगा। लेकिन यहाँ बिहार ऑप्शन में है, तो एक बार बिहार की तरफ भी देखना पड़ेगा। भारत किस वर्ग का देश में आता है? निम्न आय वर्ग वाला देश, गरीब देश, विकसित देश या कम जनसंख्या? जनसंख्या तो हमारा खूब है, गरीबी तो है ये है, विकसित तो नहीं है, लेकिन गरीबी के साथ साथ निम्न आय वाला देश है। अगर हमारी आय बढ़ जाती तो हमारी सब स्थिति खत्म हो जाती, क्योंकि हमारी जनसंख्या इतनी है कि हम समृद्ध अपने आप बन सकते हैं। विकास के लक्षण हैं, क्या लक्षण है? आय में वृद्धि करना, स्वास्थ्य सुविधाओं में विस्तार करना, नियमित रोजगार एवं बेहतर मजदूरी देना या इनमें सभी? एकदम इनमें से सभी होगा, क्योंकि विकास सभी तभी तो होगा जब ये चारों चीजें हमारे पास होगी। 3 चीजें होगी, आय बढ़ेगा तो स्वास्थ्य सुविधाएं बढ़ेगी, स्वास्थ्य सुविधाएं बेहतर होगी तो नियमित मजदूरी भी मिलेगा, नियमित मजदूरी मिलेगा और बेहतर मजदूरी मिलेगा तो एक देश, एक राज्य, एक समाज अपने आप डेवलप करेगा। सवाल नंबर 30, मानव विकास का क्या अर्थ है? मानव विकास का अर्थ है मानव की सोच में वृद्धि करना? नहीं, सोच में तो वृद्धि लोग बिना विकास किए भी कर सकते हैं। लोग बैठ के सोच सकते हैं हम चांद पर घूम रहे हैं। मानव के गुणात्मक सुधार नहीं करना, नहीं, गुणात्मक सुधार नहीं करना गलत ये स्टेटमेंट है। तो मानव का गुणात्मक सुधार करना क्या होगा? मानव के गुणात्मक सुधार करना। सवाल नंबर 31, निम्नांकित में से कौन से प्रदेश में शिशु मृत्यु दर कम है? तो जनसंख्या के बारे में जब भी बात करें किसमें अधिक है, सॉरी, शिक्षा के बारे में जब भी बात करें किसमें अधिक है, या फिर मृत्यु दर के बारे में जब भी बात करें किसमें अधिक है, उसमें से एक ही राज्य है केरल। कौन है? केरल। आगे, निम्नांकित में से किसे औसत आय भी कहा जाता है? निम्नांकित में से किसे औसत आय भी कहा जाता है? तो प्रति व्यक्ति आय को औसत आय भी कहते हैं। प्रति व्यक्ति आय को क्या कहते हैं? औसत आय भी कहते हैं। और सवाल नंबर 33, जो ऑब्जेक्टिव का लास्ट सवाल है इस चैप्टर का, सारे इंपॉर्टेंट सवाल लिए गए हैं, आप इसे प्रैक्टिस करें। और कोई सवाल में कोई कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। केरल में शिशु मृत्यु दर कम होने का एक कारण निम्नलिखित में से कौन सा है? केरल में शिशु मृत्यु दर कम होने का निम्नांकित में से कौन कारण है? तो बाबू देखो, सब कुछ निर्भर करता है एजुकेशन पर। तो शिक्षा एवं स्वास्थ्य की मौलिक सुविधाओं की
पर्याप्त उपलब्धता। अगर एजुकेशन बढ़ेगा तो मृत्यु दर भी घट जाएगा, जनसंख्या भी घट जाएगा, बेहतर विकास भी होने लगेगा। सरकार सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पे खर्च करना शुरू कर दे, रोजगार पे खर्च करना शुरू कर दे, तो सारे प्रॉब्लम्स भारत के दूर हो जाएंगे, जो नहीं हो पा रही है। कोई बात नहीं, आशा करते हैं हम लोग हर 5 साल में वोट देते हैं और हर 5 साल में नई सरकार चुन के नई उपलब्धियां, नई आकांक्षाएं हम लोग रखते हैं। ये सरकार आएगी तो बेहतर करेगी, कभी ना कभी तो ऐसा होगा। नेक्स्ट टाइम बेटर लक के लिए हम लोग वोट करते रहते हैं। इस बार 23 नवंबर को रिजल्ट आएगा और झारखंड के विकास की नई सरकार क्या करती है वो तो देखने को बनता है। तब तक के लिए आप विकास को समझें और इस जो 33 सवाल आपको प्रैक्टिस कराया गया, इसमें आपको कैसा लगा ये कमेंट बॉक्स में पिन करें और साथ से साथ ही हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद। आप इस वीडियो को शेयर करें, लोगों तक पहुंचाएं और हमारे मेहनत को एक बेहतर आयाम देने का प्रयास करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ, नेक्स्ट चैप्टर के साथ, अलग-अलग टॉपिक्स के साथ। आपको क्या पढ़ना है और क्या जानना है ये भी आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।